एक सवाल पूछना चाहता हूँ तुमसे। एक आईआईटी ग्रेजुएट जो करोड़ों कमाता है और एक चौकीदार जो मंथली 15,000 लेता है, दोनों में से कौन ज्यादा फाइनेंशियली सिक्योर है? तुम्हारा पहला जवाब गलत भी हो सकता है, क्योंकि आज मैं तुम्हें वो चीज बताऊंगा जो स्कूलों ने कभी नहीं सिखाई, जो पापा तुमसे कभी जिक्र भी नहीं करते। और ये जो वीडियोस पे अनगिनत वीडियोस डाली हुई है ना, 5 टिप्स टू गेट रिच, ये वीडियोस आपको उन 10 मिनट्स में कभी सिखा ही नहीं सकती। आज हम बात करेंगे पैसे की साइकोलॉजी की। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये तुम्हारे डर की बात है, तुम्हारे लालच की बात है और तुम्हारी इनसिक्योरिटीज की बात है। ये वीडियो है एक बुक पर बेस्ड, द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हसल। मॉर्गन हसल वॉल स्ट्रीट जर्नल और कोलैबोरेटिव फंड में लिखते हैं, लेकिन ये बुक किसी और ही दुनिया की चीज है। ये कोई स्टॉक टिप्स वाली बुक नहीं है, ये कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो करोड़पति बन जाओ, इस तरह की भी कोई फालतू बुक नहीं है। ये बुक है तुम्हारे दिमाग की, उस दिमाग की जो पैसे के बारे में सोचता है, डरता है, लालच करता है और कभी कभी पूरी तरह पागल हो जाता है। और अगर तुम अपना दिमाग समझ लोगे, पैसा अपने आप समझ में आ जाएगा। एक बात पहले ही बता दूं, इस वीडियो में तुम्हें हर एक चैप्टर एक इंडियन एग्जाम्पल के साथ मिलेगा, तो तुम्हें कोई अमेरिकन स्टोरी सुन के हाँ ठीक है ये करके भूल जाना नहीं पड़ेगा। हम बात करेंगे धीरूभाई अंबानी की, रजत गुप्ता की, हर्षद मेहता की, टाइटन्स के शेयर की और उस आम इंडियन फैमिली की जो गोल्ड में इन्वेस्ट करती है और तुम उन्हें पुराने ख्यालात वाले बोलते हो। क्योंकि ये बुक का हर लेसन तुम्हारे दिमाग में तब तक नहीं छपेगा जब तक वो तुम्हारी अपनी जिंदगी से जुड़ा हुआ ना हो। तो चलिए इस 20 चैप्टर की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1, नो वन इज क्रेजी, कोई पागल नहीं है। 1930 का अमेरिका, द ग्रेट डिप्रेशन। सोचना भी मुश्किल है उस वक्त का। फैक्ट्रीज बंद, सड़कों पर सन्नाटा, लोग एक रोटी के लिए तरस रहे थे। एक 10 साल का बच्चा अपने बाप को रोता हुआ देखता है, क्योंकि उनका बैंक डूब गया है। पूरी जिंदगी की कमाई एक रात में हवा। अब वक्त को 20 साल आगे ले चलते हैं। 1950 का अमेरिका, इकोनॉमिक्स बूम पर है। शेयर मार्केट हर दिन नए रिकॉर्ड्स बना रहे हैं, लोग चिल्ला रहे हैं स्टॉक में पैसा लगाओ, अमीर बन जाओ। लेकिन वही लड़का, अब 30 साल का जवान आदमी, स्टॉक मार्केट की तरफ देखता भी नहीं, अपना पैसा जमीन के नीचे गाड़ के रखता है या गवर्नमेंट की सेफ स्कीम में डालता है। क्या वो पागल है? बिल्कुल नहीं। उसने अपनी आंखों से गरीबी का वो खौफनाक चेहरा देखा है जो सिर्फ एक रात में सब कुछ ले जाता है। उसके लिए रिस्क कोई स्प्रेडशीट का नंबर नहीं है, उसके लिए रिस्क वो काली रात है जब उसके घर में खाने के लिए एक रोटी तक नहीं थी और उसका बाप रो रहा था। अब इसको इंडियन एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तुम्हारे घर में कोई दादा दादी हैं जो आज भी गोल्ड खरीदते हैं, बैंक एफडी करवाते हैं, शेयर मार्केट का नाम सुनकर उन्हें डर लग जाता है। तुम सोचते हो यार ये लोग कब सुधरेंगे, इनकी थिंकिंग कब बदलेगी, हिंदुस्तान इतनी आगे बढ़ चुका है, ये लोग कब आगे बढ़ेंगे। लेकिन भैया, इन्होंने 1991 की इकोनॉमिक क्राइसिस को देखा है, जब रुपए की वैल्यू एक रात में आधी हो गई। इन्होंने इमरजेंसी का वो जमाना देखा है जब सब कुछ बंद था। उनका कंजर्वेटिव रहना पागलपन नहीं है, वो अपने अनुभव के प्रिजनर है। जैसे तुम भी हो, जैसे मैं भी हूं। हम सब अपनी खिड़की से दुनिया को देखते हैं और वो खिड़की हमारे पालपन ने, हमारे डर ने, हमारे पेरेंट्स की बातों ने, हमारे आसपास के लोगों ने बनाई है। चैप्टर 1 का मोरल क्या है वो समझते हैं। कोई भी पागल नहीं है, इस बात को दिमाग में डाल लो। कोई भी पागल नहीं है। हर इंसान अपने अनुभव के हिसाब से, उस वक्त के हिसाब से जो उसने देखा है, बिल्कुल सही फैसला ले रहा है। इसलिए जब भी किसी के फाइनेंशियल डिसीजन पर हंसो तो रुको और खुद से पूछो, उसने जिंदगी का वो कौन सा हिस्सा देखा है जो तुमने नहीं देखा। ये एम्पैथी, ये समझदारी पैसे के खेल में सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। चैप्टर 2, लक एंड रिस्क, किस्मत और जोखिम, एक सिक्के के दो पहलू। क्या बिल गेट्स सिर्फ अपनी मेहनत की वजह से दुनिया का सबसे अमीर इंसान बना? 1968 दुनिया में लगभग 30 करोड़ बच्चे थे हाई स्कूल जाने की उम्र के। उन 30 करोड़ में से सिर्फ 3 लाख अमेरिका में थे। उन 3 लाख में से सिर्फ 5,000 सिएटल में थे। उन 5,000 में से सिर्फ 300 बच्चे लेक साइड स्कूल में पढ़ते थे, और वो एक स्कूल पूरी दुनिया का उन गिने चुने स्कूल में से एक था जहां कंप्यूटर था। उस जमाने में जब बड़ी यूनिवर्सिटी के पास भी कंप्यूटर नहीं था, वहां था। और बिल गेट्स वो 30 करोड़ में से एक लकी बच्चा था।
लेकिन उसी स्कूल में एक और लड़का था, कैंड इवांस। बिल गेट्स खुद कहते हैं कैंड पूरे स्कूल में सबसे तेज बालक था, कोडिंग में उनसे भी ज्यादा माहिर था। दोनों ने प्लान किया था मिलकर बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी बनाएंगे, लेकिन आज कैंड इवांस का नाम कोई नहीं जानता। क्यों? क्योंकि स्कूल खत्म होने से पहले कैंड एक पहाड़ी पर चढ़ने गए और वहां से नहीं लौटे। एक को 30 करोड़ में से एक वाली किस्मत मिली, दुनिया का सबसे अमीर इंसान। दूसरे को 10 लाख में से एक वाला जोखिम मिला, पूरी जिंदगी खत्म। दोनों के पास एक जैसी मेहनत, एक जैसा टैलेंट, एक जैसा मौका, सिर्फ हालात अलग थे। अब इसको इंडियन एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। धीरूभाई अंबानी एक वक्त यमन में एक पेट्रोल पंप पर काम करते थे, आम आदमी, लेकिन सही वक्त पर सही जगह इंडिया लौट आए। 1977 में टेक्सटाइल पॉलिसीज बदली, उन्हें वो मौका मिला जो उसी वक्त का था, उसी जगह का था। और दूसरी तरफ हर्षद मेहता, एक कैपेबल स्टॉक ब्रोकर, बहुत स्मार्ट, लेकिन 1992 में एक बैंकिंग स्कैम की वजह से सब खत्म, जेल, बर्बादी और अंत में मौत। दोनों ने रिस्क लिया, दोनों मेहनत करते थे, फर्क सिर्फ किस्मत का था। उन्हें उस वक्त कोई रोकने वाला नहीं था। चैप्टर 2 का मोरल समझते हैं। लक और रिस्क दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो तुम्हें सफल बनाता है वही किसी और को तबाह कर सकता है। इसलिए सफलता में हम्बल रहो और दूसरों के फेलियर में जज मत करो। जब तुम सफल हो, खुद से पूछो इसमें तुम्हारी कितनी मेहनत थी, उस मेहनत ने कितना साथ दिया और कितना तुम्हारी किस्मत ने साथ दिया। और जब कभी फेल हो जाओ तो पूछो वो सिर्फ जोखिम के गलत पहलू पर खड़ा था। चैप्टर 3 नेवर इनफ, कभी काफी नहीं, ये बीमारी खत्म क्यों नहीं होती। रजत गुप्ता की कहानी। IIT दिल्ली, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, मैकेंजी के ग्लोबल मैनेजिंग डायरेक्टर, पहले इंडियन जो दुनिया की सबसे बड़ी कंसल्टिंग फर्म के टॉप पे पहुंचे, गोल्डमैन के बोर्ड मेंबर, बिल गेट्स के साथ सोशल काम, दुनिया के प्रेसिडेंट से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, खतरनाक आदमी। 2008 तक उनकी टोटल वेल्थ $100 मिलियन से ज्यादा थी, यानी इंडिया के हिसाब से देखा जाए तो 800 करोड़ रुपए की। 800 करोड़। आने वाली 7 पीढ़ियां बिना काम के राजा की तरह जी सकती थी। फिर क्या हुआ? गोल्डमैन के बोर्ड में वो बिलियनियर के साथ बैठे थे, प्राइवेट जेट्स, प्राइवेट आइलैंड, उनके सामने रजत के 800 करोड़ छोटा लगता था। अंदर वो अनाथ लड़का फिर जाग उठा, मैं अब भी पीछे हूं। एक बोर्ड मीटिंग में पता चला वॉरेन बफेट गोल्डमैन में $5 मिलियन इन्वेस्ट करने वाले हैं। इनसाइडर इंफॉर्मेशन, बाहर बताना बड़ा अपराध। मीटिंग खत्म होती है, राजा गुप्ता ने फोन उठाया, अपने बिलियनियर दोस्त राजा रत्नम को टिप दे दी। राज ने करोड़ों कमाए, रजत को एक पैसा नहीं मिला। बस वो फीलिंग चाहिए थी, मैं भी उन्हीं में हूं। अमेरिका गवर्नमेंट फोन टैप कर रही थी और फिर रजत गुप्ता हथकड़ियों के पीछे जेल में। इज्जत खत्म, करियर खत्म, फैमिली बर्बाद। जैसे लिवरमोर की कहानी। 1929 का मार्केट क्रैश, लोग खिड़कियों से कूद रहे थे। जैसे लिवरमोर ने मार्केट के खिलाफ बैट लगाया, एक दिन में $100 मिलियन कमाए। उस जमाने में वो आज के सेवरल बिलियन डॉलर के बराबर थे। लेकिन फिर वही बीमारी, और चाहिए, ज्यादा रिस्क, ज्यादा बैट, अब मैं कभी गलत हो ही नहीं सकता, ये वाली ईगो। और कुछ सालों में सब गवा बैठे, दिवाला हो गया। इतना कर्ज जो कभी नहीं चुका सकते थे। 1940 में न्यूयॉर्क के एक होटल के वॉशरूम में जैसे लिवरमोर ने खुद को गोली मार ली। आइए चैप्टर 3 के मॉरल को समझते हैं। जब तुम्हें पता नहीं है कि इनफ कब होता है, तो तुम्हारी तिजोरी भरी होने के बावजूद तुम एक बेघर की तरह जीते हो। कंपैरिजन एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं, सिर्फ अवेयरनेस है। आज एक काम करो, अपना इनफ नंबर डिसाइड करो, वो नंबर जहां पहुंचने के बाद तुम अपनी इज्जत, अपना चैन, अपना परिवार दांव पर नहीं लगाओगे। सोना बेच के मिट्टी खरीदना बंद करो। चैप्टर 4 कॉन्फंडिंग कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग का जादू, आइंस्टाइन वाला 8 तजुर्बा। आइंस्टाइन ने कहा था कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां जुबा है। जो इसे समझता है वो कमाता है, जो नहीं समझता वो चुकाता है। आइए एक गेम खेलते हैं। ऑप्शन ए, आज अभी सीधा 50 लाख ले जाओ। ऑप्शन बी, एक जादुई सिक्का, सिर्फ 1 पैसा आज, लेकिन हर रोज वो डबल होगा 30 दिन तक। कौन सा लोगे? ज्यादातर लोग ऑप्शन ए चुनेंगे। इजी मनी, 1 पैसा बकवास लगता है, छोटा, कितना बढ़ेगा पता नहीं। लेकिन अब कैलकुलेशन को समझते हैं। जो कंपाउंडिंग समझता है वो जानता है कि 10th डे वो 5 रुपए हो जाएंगे। हाँ, अभी बहुत छोटा। 20th डे 5000, ठीक है,
थोड़ा थोड़ा अमाउंट बढ़ रहा है, बट 25th डे 1.67 लाख। अब इंटरेस्टिंग हो रहा है, राइट? 30th डे 53 लाख से भी ज़्यादा। यही कंपाउंडिंग है। शुरुआत में बोरिंग, बीच में इनविजिबल और फिर सुनामी। वॉरेन बफेट ने 10 साल की उम्र में पहला इन्वेस्टमेंट किया। उनकी नेटवर्थ का सबसे बड़ा हिस्सा आया 65 साल की उम्र के बाद। उनका सीक्रेट टॉप स्टॉक्स नहीं था, उनका सीक्रेट था टाइम। 8 डिकेड्स तक बिना रुके टिके रहना। इंडियन एग्जाम्पल से समझते हैं। 2003 में टाइटन कंपनी के शेयर में 1000 रुपये लगाए होते तो आज रफली 15 से 20 लाख होते तुम्हारे पास। लेकिन कितने लोगों ने लगाए? ज़्यादातर लोगों ने बीच में बेच दिया। जब मार्केट गिरा डरे, जब कोई बेटर स्कीम आई स्विच कर लिया। कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा दुश्मन ये बीच में रुक जाना है। चैप्टर 4 का मोरल समझो। बफेट की दौलत उनकी इन्वेस्टिंग स्किल से ज़्यादा उनके वक्त की वजह से है। कंपाउंडिंग तब काम करता है जब तुम उसे बीच में रुकने नहीं देते। 3 काम करो, जल्दी शुरू करो, डिसिप्लिन रखो, बीच में मत रुको, वरना तुम उस जादुई कर्व से एक कदम पहले मैदान छोड़ते हो जहां से असली दौलत का विस्तार शुरू होने वाला होता है। चैप्टर 5, गेटिंग वेल्थी वर्सेस स्टेइंग वेल्थी। अमीर बनना और अमीर रहना ये दोनों बिल्कुल अलग खेल है। अमीर बनना और अमीर रहना क्या दोनों एक ही चीज़ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अमीर बनने के लिए चाहिए रिस्क, साहस और थोड़ा पागलपन। जो फाउंडर अपना सब दांव पर लगाता है, जो लोग डर के बैठे हैं, वो कभी अमीर नहीं बनते। लेकिन जब तुम अमीर हो जाते हो, एक झूठ तुम्हारे दिमाग में घर करने लगता है। अब मैं इनविंसिबल हूं, मैं कभी गलत नहीं हो सकता। और इसी झूठ से शुरू होती है बर्बादी। नोकिया की कहानी से समझते हैं। एक वक्त नोकिया का 40% ग्लोबल मार्केट शेयर था, दुनिया का राजा। लेकिन उनका अहंकार बोला, हम कैसे गलत हो सकते हैं? स्मार्टफोन्स आए, एंड्रॉयड आया, आईफोन आया, एक झटके में साम्राज्य धूल में। उनको कोई नहीं रोक सकता था, बट उनके अहंकार ने और वक्त के साथ ना बदलने वाले जिद ने उन्हें पूरा बर्बाद कर दिया। अमीर रहने के लिए चाहिए विनम्रता, अभी भी सीखना बाकी है। नुकसान का डर, मैं खो क्या सकता हूं, सर्वाइवल मेंटालिटी, खेल में टिके रहना। अमीर बनने वाला पूछता है मैं कितना कमा सकता हूं, अमीर रहने वाला पूछता है अगर सब गलत हो गया तो क्या मैं बच पाऊंगा? इंडियन एग्जाम्पल, विजय माल्या, किंगफिशर एयरलाइन के बादशाह। एक वक्त किंग्स ऑफ गुड्स टाइम से जाना जाता था उनको। अमीर बनने के लिए उसने बहुत सारा रिस्क लिया, सही था। लेकिन अमीर रहने के लिए वही एग्रेसिवनेस, वही मैं इनविंसिबल हूं वाली सोच। डेप्थ बढ़ा, एयरलाइन डूब गई, आज वो यूके में चुपके रह रहे हैं। चैप्टर 4 का मोरल समझते हैं। जो चीज़ तुम्हें अमीर बनाती है वही तुम्हें बर्बाद भी कर सकती है अगर तुम वक्त पर अपनी सोच नहीं बदलते। जब दौलत आ जाए तो 2 पर्सनैलिटीज डेवलप करो। एक जो रिस्क लेता है, बढ़ता है, दुनिया से लड़ता है। दूसरी जो हम्बल है, जो सर्वाइवल सोचता है, दौलत की रक्षा करता है। पहाड़ पर चढ़ने के लिए हिम्मत, इसको इस बात से समझो, पहाड़ पर चढ़ने के लिए चाहिए हिम्मत, लेकिन पहाड़ की चोटी पर रहने के लिए चाहिए सावधानी। समझे? अब बात करते हैं चैप्टर 6 की, टेल्स यू विन। कुछ बड़े फैसले बाकी सब छोटा कर देते हैं। एक सच जो तुम्हें अंदर तक हिला देगा। Amazon शुरू में सिर्फ ऑनलाइन किताबें बेचता था। नेटफ्लिक्स पहले DVD किराए पर देता था। गूगल तब आया जब ऑलरेडी काफ़ी सर्च इंजन थे। टेस्ला लोग मजाक समझते थे, किसी ने नहीं कहा था ये कंपनीज भविष्य लिखेंगी, भविष्य बदल देंगी। फिर एक वक्त आया, कुछ डिसीजंस, कुछ प्रोडक्ट्स, कुछ मूवमेंट्स इतने बड़े साबित हुए इन सब के लिए कि बाकी सब कुछ छोटा रह गया, सब कुछ छोटा लगने लगा। यही है टेल्स यू विन, सिलिकॉन वैली का खेल। एक वेंचर कैपिटल फर्म 10 कंपनीज में इन्वेस्ट करती है। 7 कंपनीज पूरी तरह फेल, 2 कंपनीज बस किसी तरह से बची रहती हैं। एक कंपनी इतनी बड़ी बन जाती है कि बाकी 9 के नुकसान भी ढक देती है, और फिर अरबों का मुनाफा। 10 में से 9 गलतियां, सोच कर देखो, लेकिन फिर भी शानदार सफलता यार। वॉरेन बफेट के एग्जाम्पल समझो। बफेट ने पूरे करियर में उनकी दौलत का बड़ा हिस्सा आया कुछ गिनी चुनी इन्वेस्ट से, जैसे कि कोका कोला, अमेरिकन एक्सप्रेस, एप्पल। बाकी सैकड़ों इन्वेस्टमेंट उनकी जो भी थी वो या तो एवरेज थी या बिलो एवरेज थी। कोई भी इन्वेस्टर्स बार बार सही नहीं होता। फर्क सिर्फ इतना होता है कि जब कोई इन्वेस्टमेंट सही होता है वो इतनी बड़ी होती है कि बाकी सब छोटा लग जाता है। अब इसे इंडियन एग्जाम्पल से समझो। राकेश झुनझुनवाला
सब जानते हैं इंडिया के वॉरेन बफेट हैं। उन्होंने भी कई गलत बेट्स लगाए हैं यार, कई कंपनियों में पैसा डूब गया उनका। लेकिन टाइटन कंपनी, एक बेट इतनी सही थी कि वो उनकी पूरी इन्वेस्टमेंट हिस्ट्री बदल गई। एक सही बेट बाकी सब छोटा लगने लगा। माइकल जॉर्डन 9,000 से ज्यादा शॉट्स मिस किए, सैकड़ों मैचेस हारे, काफी बार आखिरी शॉट्स लिया, चूक गए। लेकिन इतिहास उनकी 9,000 गलतियां याद नहीं रखता, कुछ असाधारण पलों को याद रखता है जब उन्होंने खेल बदल दिया। अब चैप्टर 6 के मॉरल को समझिए। दुनिया के ज्यादातर बड़े नतीजे कुछ गिने चुने मौकों से आते हैं, इसलिए सफलता का मतलब हर बार सही होना नहीं है, बल्कि इतने लंबे वक्त तक खेल में बने रहना है कि जब वो बड़ा मौका है तुम वहां मौजूद रहो। और इस बात को गांठ बांध लो, 5 बार फेल होने के बाद मत रुको, 2 बार बुरी इन्वेस्टमेंट के बाद मार्केट मत छोड़ो। तुम्हारा टेल्स मोमेंट अभी भी बाकी है यार, और तब देखना खेल कैसे बदलता है और सब कुछ कैसे छोटा लगने लगेगा। चैप्टर 7 फ्रीडम, पैसे का सबसे बड़ा काम, वक्त की आजादी। सुबह के 6 बजे अलार्म बजाए, तुम्हारी बॉडी कह रही है मत जाओ बस आज, लेकिन तुम्हारा दिमाग तुरंत एक्टिवेट, उठो देर हो जाएगी, बॉस चिल्लाएगा, EMI रहती है, ट्रैफिक में फंस जाओगे, खाना भी बनाना है, लंच भी पैक करना है, 10 टेंशन है। तुम उठते हो, थकान को दबाते हो और एक ऐसी रेस में शामिल हो जाते हो जिसकी कोई फिनिश लाइन है ही नहीं। कभी सोचा है हम ये सब क्यों करते हैं? मिशिगन यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजिस्ट एंगस कैम्पबेल ने हजारों लोगों से पूछा, जिंदगी में तुम्हें खुश क्या करता है? बड़ा बैंक बैलेंस? नहीं। बड़ी गाड़ी? नहीं। सोसाइटी में स्टेटस? नहीं। सबसे बड़ा फैक्टर था अपने टाइम पर कंट्रोल। जो लोग फील करते हैं कि वो अपने वक्त खुद डिसाइड कर सकते हैं, वो करोड़ों कमाने वालों से 1000 गुना ज्यादा खुश थे। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कार्ल ने अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर खड़ी सैकड़ों बुजुर्गों का इंटरव्यू लिया था। क्या पूछा? पूरी जिंदगी जीने के बाद सबसे बड़ा पछतावा आप लोगों को क्या है? किसी ने नहीं कहा काश और पैसा कमाता, किसी ने नहीं कहा काश बड़ा बंगला लेता, सबने कहा काश अपने बच्चों को बढ़ते वक्त देख पाता, काश अपनी वाइफ के साथ थोड़ी देर वक्त बिता पाता, काश वो काम करता जो मेरा दिल चाहता है। समझ रहे हो क्या मिस करते हैं वो लोग? इंडियन एग्जाम्पल समझते हैं। हर मिडिल क्लास इंडियन फैमिली एक ही स्टोरी पर चलती है। पापा ने पूरी जिंदगी काम किया, रिटायरमेंट के बाद वो अब घर पर बैठ गए। कुछ सालों में उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया क्या करें, क्योंकि उनका पूरा आइडेंटिटी उनके काम से था। उनका वक्त कभी उनका था ही नहीं। पैसे थे लेकिन फ्रीडम नहीं थी। चैप्टर 7 का मोरल समझो, तुम्हें ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी इस चैप्टर की। पैसे का सबसे पावरफुल यूज ये है कि वो तुम्हारी लाइफ के फैशन में तुम्हें ऑप्शन देता है। ये ऑप्शन है टाइम की आजादी। सबसे गहरी खुशियों का सोर्स है ये। एक काम करो, आज अपने पिछले 1 महीने के खर्चों को रुपए में नहीं घंटों में मेजर करो। वो महंगा फोन, कितने घंटे ऑफिस की कुर्सी पर बैठे। जब तुम हर खर्चे को वक्त से मापना शुरू करते हो, तुम्हारा लालच अपने आप खत्म होने लगता है। और ये बहुत स्ट्रांग पॉइंट है, इसको समझो और मापो। तुमने LCD टीवी लिया था तो तुम्हें कितने वक्त काम करना पड़ा? तुमने फ़ोन लिया, आईफोन चाहिए सबको, आईफोन लिया, कितने वक्त काम करना पड़ा? मैकबुक, कितने वक्त काम करना पड़ा? और इन काम करते करते वक्तों में तुमने अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने लोगों के साथ कौन सा वक्त ऐसा था जो छोड़ दिया? सोचो। चलिए चैप्टर 8 पर बात करते हैं, मैन इन द कार पैराडॉक्स। गाड़ी में बैठा आदमी और एक बड़ा झूठ। रात के 12 बजे हैं, फैंसी सड़क, फ्रोम एक चमकती हुई सुपर कार गुजरती है। सड़क पर सबकी आंखें उस गाड़ी पर, और उस गाड़ी का ड्राइवर स्टीयरिंग पकड़कर सोच रहा है सब मुझे देख रहे हैं, सब जेलस है, सबको मैं कितना ज्यादा जला रहा हूं यार। लेकिन इस सब में एक चीज हुई जो ड्राइवर को नहीं पता। मॉर्गन हसल खुद एक वैलेट पार्कर थे। LA के एक फैंसी होटल में रोज फरारी, लैम्बोर्गिनी, बेंटली आती रहती थी। वो उन्हें पार करते थे। लेकिन एक दिन उन्होंने नोटिस किया, उन्होंने कभी भी ड्राइवर का चेहरा ध्यान से देखा ही नहीं। गाड़ी देखी, ड्राइवर नहीं। वो अमीर आदमी सोच रहा था सब उसे देख रहे हैं, कोई भी उसे देख ही नहीं रहा था यार। सब अपनी अपनी फैंटेसी में खो गए थे। ये है मैन इन द कार पैराडॉक्स। तुम दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए जो खर्चा करते हो, वो लोग तुम्हें देख ही नहीं रहे हैं, वो सिर्फ उस चीज को देख रहे हैं जिसमें उन्हें अपने सपने दिख रहे हैं, जैसे कि वो बड़ी कार। इंडियन एग्जाम्पल समझते हैं। इंडियन शादियां, लोग 10-15 लाख के फंक्शन करते हैं। बारातों में बड़े बड़े कार्स, डीजे, फ्लावर्स, डेकोरेशन, केटरिंग, बड़ी बड़ी जगहें बुक करते हैं। क्या मेहमान वहां सिर्फ तुम्हारे लिए आते हैं या वो अपनी शादी की प्लानिंग करते हैं?
हमारे फंक्शन में भी यार ये करेंगे, ओह इसकी स्टेज कितनी प्यारी है यार, बैकग्राउंड कितना अच्छा है, हम अपनी शादी में भी ये रखेंगे, अपनी बेटी की शादी में रखेंगे, अपनी बहन की शादी में रखेंगे, अपने भाई की शादी में रखेंगे। वो तुम्हारी शादी देख के अपने सपने बुन रहे होते हैं। तुम लाखों खर्च कर चुके हो यार उन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, और एक्चुअली में इम्प्रेस आप खुद होते हो, वो नहीं। चैप्टर 8 के मोरल को समझो। तुम दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए जो खर्चा करते हो वो लोग तुम्हें देख ही नहीं रहे हैं, और ये हार्ड हिटिंग रियलिटी है। इसलिए अपनी दौलत बाहर दिखाने में नहीं, अंदर बढ़ाने में लगाओ। अगली बार कोई बड़ा खर्चा करो, एक सवाल पूछो, अगर मुझे ये किसी को दिखाना ना हो तो क्या मैं फिर भी इसे खरीदूंगा? अगर जवाब नहीं है तो तुम मैन इन द कार पैराडॉक्स के शिकार हो रहे हो। चैप्टर 9, वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। असली दौलत जो देखी नहीं। रोड पर तुम एक चमकती गाड़ी देखते हो, तुम्हारा दिमाग एकदम तुरंत बोलता है यार ये कितना अमीर इंसान होगा। लेकिन मॉर्गन एक बड़ी बात कहते हैं, तुम जो देखते हो वो दौलत नहीं है, वो सिर्फ खर्च किया हुआ पैसा है। असली दौलत वो है जो अभी तक खर्च नहीं हुई। रोनाल्ड रीड अमेरिका में एक पेट्रोल पंप अटेंडेंट, 25 साल पेट्रोल भरा, 17 साल स्कूल में स्वीपर का काम किया, फटा हुआ जैकेट सेफ्टी पिन से जोड़ देते, 92 साल की उम्र में मर गए, 65 करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़कर गए। किसी ने सोचा भी नहीं था यार। रिचर्ड फस्कॉन हार्वर्ड MBA, मैरिल लिंच का वाइस चेयरमैन, बड़ी बड़ी पार्टीज मैनहट्टन में, 11 बेडरूम का बंगलो, 2 स्विमिंग पूल्स, लग्जरी कार। 2008 में पूरी तरह बर्बाद, दिवालिया डिक्लेयर करना पड़ा। एक के पास वेल्थ थी जो दिखी नहीं, दूसरे के पास रिचनेस थी जो सबको दिखी लेकिन थी नहीं। इंडियन एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, ज़्यादा अच्छा समझ पाओगे। वो NRI जो इंडिया आता है, इम्पोर्टेड कार, डिज़ाइनर कपड़े, फॉरेन ट्रिप्स सब दिखाता है, और वो सीधा सा गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो क्वाइटली अपने PPF, EPF और SIP चलाता रहता है, कुछ भी नहीं दिखाता। 25 साल बाद दोनों को कंपेयर करो। वो NRI जो ज़्यादातर यहाँ शोशा दिखाते हैं वो डेप्थ में होते हैं, और वो एम्प्लॉय गवर्नमेंट वाला वो फाइनेंशियली फ्री हो जाता है। चैप्टर 9 की मोरल को समझने की कोशिश करते हैं। वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। अमीर दिखना और अमीर होना दो बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। जो पैसा तुमने नहीं खर्चा वो तुम्हारी असली पावर है। आज से एक रूल बनाओ, अपनी सेविंग को अंदर बढ़ाओ, बाहर दिखाने में नहीं। बाहर दिखाने में फिजूल खर्ची मत करो। चैप्टर 10, सेव मनी, बचाओ, क्योंकि सेविंग्स इक्वल्स टू इनकम माइनस ईगो। अभी समझते हैं। लोगों की सोच बचत करने के लिए पहले ज्यादा कमाना पड़ता है, यही सोच गलत है। मॉर्गन का फॉर्मूला, सेविंग्स इक्वल्स टू इनकम माइनस ईगो। जो पैसा तुम बचा सकते हो वो तुम्हारी इनकम का फंक्शन नहीं है, वो तुम्हारी ईगो का फंक्शन है। वो महंगा फोन सिर्फ इसलिए क्योंकि दोस्त के पास नया आईफोन है, तुम्हें भी नया मॉडल लेना है, क्यों? क्योंकि ईगो है। ब्रांडेड शूज सिर्फ इंस्टाग्राम के लिए, ईगो। फैंसी रेस्टोरेंट सिर्फ दिखावा, ईगो। अभी कुछ टाइम पहले कार ली थी, एक नई कार लेनी है, ईगो। और उस ईगो को हम नाम देते हैं शौक। बड़ी चीज है मूर्ख। ईगो छोटा करो, सेविंग्स अपने आप बढ़ेगी बिना इनकम बढ़ाए। और बचत करने के लिए किसी स्पेसिफिक गोल की जरूरत नहीं है। एलाइट माइंडसेट वाले लोग बचत करते हैं सिर्फ बचत करने के लिए, उस आज़ादी को खरीदने के लिए जो आने वाले वक्त में उन्हें चॉइस देगी। इंडियन एग्जाम्पल, वो इंसान जो हर महीने 20,000 कमाता है और 19,500 खर्च करता है, वर्सेस वो इंसान जो 50,000 कमाता है और 49,000 खर्च करता है। ज़्यादा कमाने वाला फाइनेंशियली वीकर है। बचत रेट इज ग्रेटर देन इनकम हमेशा। चैप्टर 10 का मोरल समझो, पैसा बनाना तुम कंट्रोल नहीं कर सकते हमेशा, लेकिन अपना खर्च वो तुम्हारे हाथ में है, और यही तुम्हारा सबसे बड़ा फाइनेंशियल सुपर पावर है। आज से अगर 1% भी बचत कर सकते हो तो बचत शुरू करो। गोल नहीं चाहिए, बस शुरू करो। अपने आप आदत पड़ेगी और एक टाइम के बाद तुम देखोगे तुम्हारे पास अच्छी खासी बचत हो चुकी है। वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है, इसलिए मैं इस वीडियो को 2 पार्ट्स में अपलोड करूंगा। दूसरे पार्ट देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आप क्या चाहते हैं अगली वीडियोस में मैं किस बुक को कवर करूं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि हर एक बुक को इंडियन एग्जाम्पल के साथ आपके सामने शेयर कर सकूं, ताकि उसकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी और बेटर वे में आ सके। और मैं हर एक चैप्टर को इतना सिंपल बनाना चाहता हूं कि आपके दिमाग में वो चैप्टर बस जाए और आपको याद रहे। उम्मीद करता हूं कि ये पार्ट आपको अच्छा लगा होगा। दूसरे पार्ट के लिए आप मुझसे जुड़े रहिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगला पार्ट आप मिस ना करो। अगला पार्ट मैं जल्दी ही अपडेट करूंगा। थैंक यू।